इंटरटेन एज ऑफेंस नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन अब पुलिस में ये चीज़ है कि यहाँ पर कई वजूहत होती हैं, कभी कहीं से प्रेशर होता है, कुछ होता है, तो हम इसमें जो है चले जाते हैं। लेकिन एक बेहतरीन तफ्तीशी वो होता है जो अपनी तफ्तीश को, ठीक है ना, बिल्कुल मुस्बत तरीके से आगे बढ़ाए और इस नतीजे पर आए कि भाई आया जुर्म हुआ भी है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। जिस तरह आपने कहा कि उसमें पैसे का ये लेन देन था, तो उसमें FIR लॉन्च हुआ, फिर वो बंदा कस्टडी में चला गया, फिर उसके बाद आप आते हैं इस नतीजे पर ये केस बना ही नहीं, ये नॉन एडमिटेड है, ठीक है ना। अब कुछ प्रोविजंस ऐसे इंसर्ट किए गए हैं अब के कानून में कि जहाँ पर पुलिस पर एक तरफ से अगर उनको पावर्स दिए गए हैं, लेकिन उतना ही उनको ज़्यादा जो है एहतसाबी हालात में छोड़ा गया है कि अब उनसे उस बारे में जो है अगर किसी जगह वो गलत करते हैं तो उनको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। तो इसलिए जो है बड़ा मोहतात होकर जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन को करना है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या है कि आप पुलिस जो है ये फर्स्ट इंटरफेस होती है। अब कोई भी जुर्म होता है तो सबसे पहले बंदा कहाँ पहुँचता है? पुलिस में पहुँचता है, FIR रजिस्टर होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप मौके वारदात पे जाते हैं। अब मौके वारदात पे जब आप जाते हैं तो आपका एक बड़ा अहम रोल है ना, आपने वहाँ पर जो है नक्शे मौका मरतब करना है, ठीक है ना। आपने चारों अतराफ को मुलाहिजा करना है, फिर एग्जैक्ट जो नक्शे मौका है उसको जो है रोएकार लाना है और अपनी जो है डायरी जो है अपनी फाइल है उसमें लाना है। मौका पर मौजूद जो गवाह हैं, जल्द कोशिश ये होनी चाहिए कि उन गवाहों के उस वक्त बयानात किए जाएं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो वहाँ गवाह होता है हम उसको कहते हैं आप थाने में आ जाना, या मिसाल के तौर पर आप मार्केट में आ जाना शाम को, मतलब ऐसा प्रैक्टिकली ये चीज़ें होती हैं। लेकिन क्राइम को हम तभी कर्ब कर सकते हैं, तभी एक इफेक्टिव रिपोर्टिंग हो सकती है जब हम इन चीज़ों से गुरेज करेंगे। जो एक्ट होती है स्टेट भी लॉज बनाती है, तो आपको सिमिलरली इस लॉज के साथ हमारी इवेंचुअली अगर जैसे जम्मू कश्मीर के साथ अभी हम जम्मू कश्मीर की जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो इवेंचुअली अगर कोई स्टेट आता है तो स्टेट लॉज को भी देखना होता है, क्योंकि पुलिस में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हमारे क्रिमिनल लॉ में स्टेट के लेवल पे भी होती है। तो लेकिन मैं ये कह रहा था कि जो लॉज अभी हैं उसमें ज़्यादा चेंजेस मोर और लेस वो सेम ही है। तो मैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोसीजर में कुछ खुसूसन प्रोविजंस पे मैं फोकस करना चाहूँगा जो हमारे पुलिस के हवाले से, हमारे मेडिकल के हवाले से। तो पुलिस पहले उनको नोटिस करती है, ऑफिसर्स देने से पहले जो एक्यूज होता है उसको एक नोटिस करती है, उनको समन करती है, उनको बुलाती है। तो ये प्रोविजन बहुत बड़ा नया है जो हमें देखने को मिलता है, नहीं मिलता था, और इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में डिबेट भी चल रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर किसी को आप समन करते रहोगे कॉग्निजेंस लेने से पहले, तो उस बंदे का पुलिस कोर्ट के पास आने का मकसद ही क्या होगा? क्योंकि जब भी किसी के पास कोई ऑफेंस होता है या किसी के साथ कोई गलती ज्यादती होती है तभी तो आ जाएगा ना कोर्ट के पास। तो कोर्ट के पास जाके वो कंप्लेंट करेगा तो कोर्ट एक्यूज को ही बुलाएगा, तो फिर एक्यूज को समन करते करते टाइम सारा उसी में चला जाएगा। इसलिए इस पर थोड़ी डिबेट चल रही है। तो जैसे मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि ऐसा भी लाजमी है, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें बहुत सारे प्रोविजन जो है उनमें कोई अमेंडमेंट लाए, उनमें कोई चेंजेस लाए। तो ये एक नया प्रोविजन है जो हमने देखा कि इसमें जब सेक्शन 200 के अंदर जब आप CRPC के ये करते थे क्रिमिनल कंप्लेंट, अब उसमें ये प्रोविजन है कि आप कोर्ट कॉग्निजेंस लेने से पहले एक्यूज को भी एक बार समन कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन जब आप करते थे, एक बहुत बड़ा हमने ये देखा, बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट ये है कि पहले जब भी IO इन्वेस्टिगेशन करता था तो कि हमें जो सेकेंडरी एविडेंसेस होते थे वो रिलायबल नहीं होती थी कोर्ट में, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस बढ़ते वक्त को देखकर, looking at the developments that are taking place around us and looking at the internet जिस लेवल से, जिस स्पीड से अभी इंफॉर्मेशन जिस तरह से डिसेमिनेट होता है, जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी अगर हमारी डेवलप हुए हैं, उस हिसाब से अभी जो बाकी जो सेकेंडरी सोर्सेज थे उनको भी आप यूज कर सकते हो। और जितने भी फॉरेंसिक एक्सीडेंट केस में वीडियोग्राफी वो सब भी कर सकते हो। फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भी ऑन मौके पे ला सकते हो। और फॉरेंसिक में और जो बाकी जो सेकेंडरी एविडेंसेस पहले होती थी, जैसे व्हाट्सएप पे आपने कोई फॉरवर्ड किया या आपका फोन पे कुछ अगर है, तो पहले होता था ना प्राइमरी जो सोर्स होता था उसको लाते थे, उसको परमिशन लेना होता था IT एक्ट के अंदर कि मोबाइल फोन है, इसको सीज किया जाए। अब ऐसा नहीं है कि जो सेकेंडरी एविडेंस भी अगर है, जैसे आपने कोई वीडियोग्राफी किया है, और इसमें जो नया लॉ है इसमें ये भी है कि आप वीडियोग्राफी को इनकरेज फाइनल एक रिपोर्ट बनाने के लिए जो 3 साल से ज़ायद और 7 साल से कम जो ऑफेंस है, तो उसमें भी हम आगे जो इस न्यू लॉज के बारे में हम सब जो है जो भी प्रोविजन के हिसाब से हम काम करेंगे। तो बाकी में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारे यहाँ पे तशरीफ आवर हुए हैं ऑनरेबल जज साहब
SDM साहब और एडवोकेट मुस्तफ़ा साहब, APP साहब, और ये हमें अब नए कानून के बारे में थोड़ा हमें अवगत करेंगे, ताकि हमें, चूँकि ये जो कानून जो है ज़्यादातर पुलिस इन्वेस्टिगेशन पार्ट में हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसमें अब वो पहला जैसा वो वक्त नहीं रहा, अब हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। अब किताब पढ़ के हमें इसमें इसके साथ जाना पड़ेगा, नहीं तो पहले आगे पीछे पूछताछ करके हम इस तरह इन्वेस्टिगेशन करते थे। आप हमें इसमें एक अकाउंटेबिलिटी रखा है, पुलिस को भी, हर स्टेक होल्डर्स को, क्योंकि इसमें एक टाइम लिमिट रखा है सबको एक, तो उस हिसाब से हमें प्रोफेशनली इसमें काम करना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं सर, तो आप आज इस सेशन में जो भी हमें मतलब इससे कुछ नॉलेज मिले, हम इसमें ग्राउंड में उतरने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप सबको बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जनाबे हाजी मुस्तफ़ा साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो आज वलीउल्लाह प्रोग्राम के बारे में हमारे स्टाफ को थोड़ी सी जानकारी दें। हाजी साहब। सजाद साहब, SHO साहब और जितने भी लोग यहाँ आज तशरीफ़ लाए हैं, खुसूसन हमारे पुलिस महकमा की जो लोग आज आप लोगों ने यहाँ शिरकत की है, आप लोगों को मेरे दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और जुले। और मैं ये समझता हूँ एज ए लॉयर जो वो एक आइसोलेशन में कभी काम नहीं करती है। जो जुडिशरी होती है उसका एक पार्ट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो हमारा पुलिस महकमा होता है, क्योंकि जितने भी क्रिमिनल केसेस में, फौजदारी केसेस में जो भी प्रोसीडिंग्स कोर्ट में होती है, उनकी बुनियाद भी पुलिस डिपार्टमेंट से होती है। जो आयो होता है वो करता है, जो बेस केस वो बना के लाते हैं। करने से अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट जो है 3 साल से कम की है, तो उसमें आपको अरेस्ट करने से पहले जो है उसको आपको जो है DSP जो है रैंक के ऑफिसर से परमिशन लेनी होगी, और उसके बगैर आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें ये ऐड किया है। और उसमें हाँ सिर्फ ओल्ड एज है, एक मतलब बीमार है तो उसमें है, और सज़ा होनी चाहिए, ऑफेंस ऐसा होना चाहिए जिसकी सज़ा जो है 3 साल से कम हो। एज लिमिट, हाँ एज लिमिट 60 ये है ना 60 ईयर्स। फिर इसके बाद ये है कि एक इन्फॉर्मेशन, जैसे भी हम ऐसे देते हैं कि इन्फॉर्मेशन किसी भी रिलेटिव को, कोई ऐसा पर्सन जो उसका कोई जान पहचान का हो, उसको हम उसका अरेस्ट का जो है उसको इन्फॉर्मेशन देना होता है। तो इसमें नया ऐड उन्होंने ये किया कि कोई एनी अदर पर्सन, यानी कि अगर उसका कोई रिलेटिव नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई और ऐसा पर्सन जो उसको जानता होगा, तो उसके बाद उसको भी जो हम उसके अरेस्ट का जो है प्लेस ऑफ अरेस्ट और उसके जो है अरेस्ट होने के बारे में हम उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये चीज़ उन्होंने ऐड करा है 36 सबसेक्शन क्लॉज C। उसमें एक और डेजिग्नेटेड एक पुलिस ऑफिसर को जो है इसमें एक प्रावधान दिया है, जो अभी SOP में भी था कि लद्दाख उसका कि ये था कि जो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर होगा वो सीनियर मोस्ट जो SI होगा, जो पुलिस स्टेशन का होगा, तो वो जो है एक डेजिग्नेटेड और पुलिस ऑफिसर होगा। उसका जो मेन काम होगा कि जो भी अरेस्टेड होंगे, जो भी पर्सन अरेस्टेड है, तो उनका जो है नाम, पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर, वो सारा जो है वो एक उसको जो है रिकॉर्ड में रखेगा और उसको डिस्प्ले भी करेगा किसी भी, या पुलिस के एक उस अंदर कोई बोर्ड पर, या कोई डिस्प्ले एज ए डिस्प्ले थ्रू बाहर हो सकता है, कोई स्क्रीन पे भी उसको जो है वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इसमें एक नया चीज़ ये किया है। और इसमें अभी जो बताया कि प्रोक्लेम ऑफेंडर के बारे में कि जो है प्रोक्लेम ऑफेंडर की जो मीनिंग है, डेफिनेशन, उसको थोड़ा चेंज कॉग्निजेंस के लाते हैं, जब चालान करते हैं उसके बाद एक जर्नी अलग से शुरू होती है ट्रायल की, तो उसमें हमारा रोल होता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो पुलिस महकमे का होता है। और सिमिलरली हमारे जैसे SDM साहब है, हमारे एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमारे प्रोविज़न में पिछले जो प्रोविजन थे CRPC के, उनमें भी हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को पावर होती है, और सिमिलरली उनकी भी बहुत सारा एक रोल होता है लॉ एंड ऑर्डर का। अगर लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिचुएशन ही ना हो, तो केस ही ना हो, फिर उसके बाद कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग्स ना हो, तो इस तरह से सारा इंटरलिंक्ड होता है। एंड सिमिलरली क्योंकि मेडिकल फर्टर्निटी से भी है लोग यहाँ पर, और मेडिकल फर्टर्निटी का तो आपको पता है सबको, कोई भी एक्सीडेंट का केस हो
उसमें मेडिकल रिपोर्ट बनती है, कोई डेथ केस हो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनती है, तो डॉक्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो उनको भी एक इसमें उनका एक हिस्सा होता है, वो भी एक पार्ट होते हैं हमारे जुडिशरी का। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम सबको कंसिडरिंग, क्योंकि लॉज अभी नए नए आए हैं, हम हर कोई सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल मतलब जजेस का भी देख रहा था, रिटायर्ड जजेस का, फिर उसके बाद लॉयर्स का, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स का भी इस पर डिस्कशन चलती है बहुत ज़्यादा। तो हर किसी को इसको अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल लॉ इतना बड़ा लेवल पे एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ है, जो 2024 का जो अमेंडमेंट है वो बहुत बड़ा एक अमेंडमेंट हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा हुए, स्पेशली हमारे CRPC में आपको पता है 1973 में बहुत बड़ा एक अमेंडमेंट हुआ था, 1973 में जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इतने पैमाने पर 3 मेजर लॉस को, इंडियन एविडेंस एक्ट, CRPC और इंडियन पिनल कोड को चेंज किया गया। तो एक बहुत बड़ा अपने आप में एक स्टेप है। तो इसमें कुछ खामियां मैं देख रहा था होम मिनिस्टर का, क्योंकि उन्होंने क्लैरिफिकेशन अभी दिया जो कस्टडी को लेकर है, 15 दिन के लिए जो आप रिमांड लेते हैं पुलिस पे, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है 187 पे। तो अभी वो भी कह रहे थे कि नहीं इसमें कन्फ्यूजन है, तो इसमें थोड़ा ऊंच नीच, थोड़ा अमेंडमेंट्स के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रोविजन चैलेंज हो सकती है, थोड़ा उसमें अमेंडमेंट हो सकता है, क्योंकि लॉ का प्रोसेस ही, लॉ की जो जर्नी होती है, सफर यही होता है कि हमेशा वो इवॉल्व होता रहता है। इसलिए बोलते हैं लॉ जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है, इंसान की तरह होता है, उसके अमेंडमेंट्स है। लेकिन इसको अमेंडमेंट को लाने का हर कोई, जब भी कोई लॉ पास होता है हमारी कंट्री में, सबूत गवाह नहीं दे सकता है। पिछले हमने बहुत बार देखा है कि एक राइट टू साइलेंस होता है। जब भी किसी एक्यूज को आप पकड़ते हैं उसका एक राइट टू साइलेंस होता है कि वो खामोश है, वो पुलिस के बेसिस पे अपनी स्टेटमेंट्स ना दे। और इसलिए आपको पता है पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में आर्टिकल 24 होता था, को ही पकड़ती है और उनको इंटरोगेट करती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि ऐसे ना हो, इस तरह से मिसयूज ना हो, इसलिए एडमिसिबल उसको कोर्ट में नहीं रखा गया। तो इसलिए बहुत सारे प्रोविजंस है लॉ के अंदर जो तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही देखकर हमें चलना है। आर्टिकल 19 कहता है कि जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होना चाहिए किसी का, कि किसी को जब हम जेल में डालते हैं, किसी को अरेस्ट करते हैं, पकड़ते हैं, तो उसका फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो इसका हमें रखा है। जैसे 20 थोड़ी भी रीडिंग करेंगे, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो टेक्स्ट आता है वो हमें उसको नज़र में रख के ही हमारे जितने भी लॉज हैं, चाहे वो जुडिशल ऑफिसर्स के हो, चाहे वो लॉयर्स के लिए हो। इंडियन CRPC जो था वो हमारा 1894 में बनी, और सिमिलरली हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो 1871 का था। यानी बहुत सारे पुराने ब्रिटिश के टाइम पे हमारे क्रिमिनल लॉज को देखना है। तो सबसे पहले लॉज को देखने से पहले हमें आईन को